नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 2 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। जल संकट को लेकर समय समय पर अध्ययन होते रहते हैं और हर नया अध्ययन एक नई चिंता लेकर आता है। आईआईटी कानपुर द्वारा प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट में उत्तर पश्चिम भारत के 4000 से अधिक भूजल वाले कुओं के आंकड़े जुटाए गए हैं, जिनमें खासकर पंजाब और हरियाणा में तेजी से घटते भूजल स्तर का खुलासा हुआ है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को लेकर काफ़ी समय से चिंता जताई जा रही है। इसे रोकने के लिए वहां की सरकारों ने कुछ नीतिगत कदम भी उठाए, मगर उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सका। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है। कुल भोजन दोहन का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। हालांकि हर साल केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई के संसाधन विकसित करने और वर्षा जल संचय के लिए योजनाएं बनाती है। उसके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जाते हैं, मगर लगातार नीचे खिसकता भूजल स्तर इस बात की गवाही है कि वे योजनाएं व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई है। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ सालों से धान की 2 फसलें लेने की प्रतियोगिता से देखी जाती है। इसके चलते पहली फसल बरसात से बहुत पहले लगा दी जाती है। जब देश में तेज गर्मी और लू का मौसम होता है, उसमें धान की फसल को पानी की अधिक जरूरत होती है। चूंकि इन दोनों राज्यों में नहरों से सिंचाई का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए किसान भूजल पर निर्भर है। धान की बेमौसम फसल लेने की होड़ में इन राज्यों में भूजल का दोहन भी अधिक होता है। इसलिए पंजाब सरकार ने कई साल पहले किसानों से अनुरोध किया था कि वे बेमौसम धान की फसल न बोएं। उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो धान की अगेती फसलें लेने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसी तरह हरियाणा सरकार ने मौसम से पहले फसल न उगाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की नीति घोषित की, मगर इन सब का कोई असर नहीं दिखा। अब चिंता की बात यह है कि इसी तरह भूजल स्तर घटता रहा तो समाज के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाने का बड़ा उपाय यही है कि नहरों का जाल बिछाया और नदियों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मगर नदियों में इतना पानी नहीं बचा कि उससे सिंचाई की जरूरत पूरी की जा सके। हकीकत यह है कि नदियों का ज़्यादातर पानी औद्योगिक इकाइयां हड़प जाती है। फिर बचे हुए पानी से शहरों की पेयजल संबंधी जरूरतें पूरा करना भी सरकारों के लिए भारी पड़ता है।
नदी जोड़ योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। वर्षा जल संचय और रेन हार्वेस्टिंग को लेकर बने नियम कायदे भी कामयाब नहीं हो सके हैं। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते गए हैं। तालाबों बावड़ियों पर अतिक्रमण और उन्हें भरकर व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित होते हैं। ऐसे में किसानों और ग्रामीण कस्बाई आबादी की भूजल पर निर्भरता बनी हुई है। मगर नीचे खिसते जल स्तर से पानी में मिले घातक रसायन स्वास्थ्य संबंधी नई परेशानियां तो पैदा कर ही रहे हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। लोगों की लापरवाही को लेकर इन दिनों जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वे हैरान करने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि शिमला, मनाली, मसूरी जैसी जगहों पर तो होटलों में जगह ही नहीं है, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ के बाजारों से लेकर घूमने फिरने के ठिकानों तक पर पैर रखने की जगह नहीं है। यही हाल दिल्ली और दूसरे शहरों के बाजारों का है, जो लोगों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। यह सब देखकर तो लगता है जैसे भारत में महामारी जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं होगा। लोगों में इस बात का भय ही नहीं है कि जरा सी लापरवाही फिर से बड़े जोखिम में धकेल सकती है। पिछले 1 महीने के दौरान दूसरी लहर का असर कम पड़ते देख देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है। बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि खुल गए हैं। दिल्ली में तो शराब खाने भी देर रात तक खोल दिए गए हैं। यह ढिलाई इसलिए दी गई ताकि जनजीवन धीरे धीरे बंदी की जकड़ से बाहर निकले और आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़े। पर देखा जा रहा है कि जैसे ही बाजार खुले, सामान्य दिनों की तरह भीड़ बढ़ने लगी। यह स्थिति फिर से एक और लहर का कारण बन जाए तो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हम खुद ही फिर इस संकट को न्योता दे रहे हैं।